आज हमको पढ़ना है जंतु में हार्मोन। हार्मोन का मतलब होता है अंतःस्राव। अच्छा, जंतु का मतलब प्राणी, जंतु का मतलब प्राणी। तो प्राणी में हमको हार्मोन यानी अंतःस्राव पढ़ना है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतःस्राव के लक्षण। कई बार 2 नंबर में अंतःस्राव के लक्षण पूछता है। तो अंतःस्राव के 4 लक्षण है। अंतःस्राव के 4 लक्षण। पहला लक्षण की अंतःस्राव रासायनिक संदेशावाहक होते हैं। रासायनिक संदेशावाहक होते हैं। तो अंतःस्राव रासायनिक संदेशावाहक होते हैं, यानी केमिकल मैसेंजर है। केमिकल के फॉर्म में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बराबर रासायनिक संदेशावाहक। अच्छा, इनका वहन जो है वो रुधिर के द्वारा होता है। इनका वहन रुधिर के द्वारा होता है। तो इनका वहन रुधिर के द्वारा होता है। अच्छा, इनकी जो क्या होती है कि उत्पत्ति क्षेत्र, इनका उत्पत्ति क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों अलग अलग होते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों अलग अलग होते हैं, यानी ये शरीर में उत्पन्न कहीं और होते हैं और कार्य कहीं और करते हैं। इसलिए इनका उत्पत्ति क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों अलग अलग होता है। इनकी असर जो है वो अत्यंत तीव्र होती है। अत्यंत तीव्र या अत्यंत धीमी होती है। अत्यंत तीव्र अथवा अत्यंत धीमी होती है। तो इनकी असर अत्यंत तीव्र या अत्यंत धीमी होती है। तो याद रखिएगा कि अंतःस्राव रासायनिक क्या होते हैं? संदेशावाहक होते हैं। इनका वहन रुधिर के द्वारा होता है। इनका उत्पत्ति क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों अलग अलग होता है। इनकी असर अत्यंत तीव्र अथवा अत्यंत धीमी होती है। तो कभी आपको बोले कि अंतःस्राव के लक्षण लिखो, तो ये उसके 4 लक्षण हैं जो आपको लिखने हैं। आप पढ़ना है हमको मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखो यहाँ पर मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे पहली ग्रंथि है अधिविकीय ग्रंथि। अधिविकीय ग्रंथि। अधिविकीय ग्रंथि को इंग्लिश में एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि। अधिविकीय ग्रंथि को एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। अब अधिविकीय ग्रंथि देखो, यहाँ पर नाम में ही परिभाषा है। अधि का मतलब होता है आगे और विकीय का मतलब होता है विक्र। विक्र के अग्रभाग में आई होती है। ये अधिविकीय ग्रंथि ये विक्र है और विक्र के आगे के भाग में आई होती है या अग्र सिरे में होती है। तो विक्र के अग्र सिरे पर आई होती है। तो याद रखने का कि अधिविकीय ग्रंथि विक्र के अग्र सिरे पर आई होती है। ये क्या करती है कि एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। ये अंतःस्राव लड़ो या भागो के नाम से जाना जाता है। लड़ो या भागो के नाम से बराबर जाना जाता है। तो याद रखने का कि लड़ना या दौड़ना के नाम से जाना जाता है। हमारी किताब में यहाँ पर लिखा है लड़ना या दौड़ना के नाम से जाना जाता है। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे कि लड़ना और दौड़ना के नाम से कौन सा अंतःस्राव
जाना जाता है तो वो है एड्रीनालिन। इसलिए इस ग्रंथि को हम आपत्ति के समय की ग्रंथि कहते हैं। ये अधिविकीय ग्रंथि को आपत्ति के समय की ग्रंथि कहते हैं। अधिविकीय ग्रंथि को आपत्ति के समय की ग्रंथि कहते हैं। तो पहले आपको लिखने का कि अधिविकीय ग्रंथि विक्र के अग्र सिरे में आई होती है। एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। यह अंतःस्राव लड़ो या भागो के नाम से या लड़ना या दौड़ना के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस ग्रंथि को अधिविकीय ग्रंथि कहते हैं। कई बार पूछेगा कि इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आपत्ति के समय की ग्रंथि। कई बार बोलेगा कि आपत्ति के समय की ग्रंथि कौन सी, याद रखने का अधिविकीय ग्रंथि। अधिविकीय ग्रंथि को आपत्ति के समय की ग्रंथि कहते हैं। अब ये क्या करता है कि आपत्ति के समय जो एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव को सीधे रुधिर में डाल देता है। सीधे इसको रुधिर में डाल देता है। सीधे रुधिर में डाल देता है। अब ये अंतःस्राव कार्य क्या करता है, तो सबसे पहला कार्य ये करता है कि ये बराबर हृदय से रुधिर का वहन पेशी कोशिका की तरफ कर देता है। पेशी कोशिका की तरफ कर देता है। करता है। हृदय से रुधिर का वहन पेशी कोशिका की तरफ करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा हृदय की धड़कन है वो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र हो जाती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र हो जाती है। तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र हो जाती है और हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपको लिखने का अधिविकीय ग्रंथि बराबर अधिविकीय ग्रंथि विक्र के अग्र सिरे पर आई होती है और एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। यह अंतःस्राव लड़ना या दौड़ना के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे आपत्ति के समय की ग्रंथि कहते हैं। आपत्ति के समय अधिविकीय ग्रंथि एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव को सीधे रुधिर में डाल देती है, जिससे ये क्या करता है कि हृदय से रुधिर का वहन पेशी कोशिका की तरफ कर देता है, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र हो जाती है और हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम जा रहे हैं, अचानक ही कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या होता है कि ये तुरंत अधिविकीय ग्रंथि एड्रीनालिन को रुधिर में छोड़ देगी। अब क्या होगा कि ये रुधिर में आते के साथ क्या करेगा, रुधिर का वहन बराबर क्या करेगा कि हृदय से हटाकर हमारे पैर की मसल्स की तरफ कर देगा। मसल्स यानी पेशी कोशिका, जिससे हमारी पैर की जो मसल्स है वो सक्रिय हो जाएगी और हम दौड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, दौड़ेंगे तो हमारा हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी और श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र हो जाएगी जब तक हम बच नहीं जाते। तो इस प्रकार से ये हमारे आपत्ति के समय की ग्रंथि है और यहाँ पर एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव को लड़ना या भागना के नाम से जाना जाता है। अगला हमारी ये ग्रंथि नंबर दो है औटू ग्रंथि को हम बराबर थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि तो औटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि
ये ग्रंथि गले में होती है और श्वसन नलिका से जुड़ी होती है, श्वसन नलिका से जुड़ी होती है। ये क्या होती है कि गले में श्वसन नलिका से जुड़ी होती है। तो गले के अंदर श्वसन नलिका से ये अवतु ग्रंथि जो है वो क्या होती है, जुड़ी होती है। तो याद रखने का कि अवतु ग्रंथि बराबर गले में श्वसन नलिका से जुड़ी होती है। ये क्या करती है कि थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। अच्छा, ये अंतःस्राव आयोडीन का बना होता है, आयोडीन का बना होता है। ये अंतःस्राव आयोडीन का बना होता है। अच्छा, थायरोक्सिन अंतःस्राव का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय की क्रिया का नियमन करता है। नियमन यानी देखरेख करता है। अब चयापचय की क्रिया यानी पाचन और श्वसन की क्रिया दोनों का नियमन करता है। देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज का बड़ा श्वसन की प्रक्रिया में विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो ग्लूकोज बनेगा तो पाचन की क्रिया का भी नियमन करेगा और जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीजन के द्वारा विघटन होगा और ऊर्जा उत्पन्न होगी यानी श्वसन की प्रक्रिया उसका भी नियमन करता है। इसलिए दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं चयापचय की क्रिया का नियमन करता है। फिर से देखो, हमारी अवतु ग्रंथि गले में श्वसन नलिका से जुड़ी होती है और थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। यह अंतःस्राव आयोडीन का बना होता है, आयोडीन का बना होता है। अब क्या करता है कि इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय की क्रिया का नियमन करता है। अब क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, तो ये थायरोक्सिन नामक जो अंतःस्राव है, ये अंतःस्राव कम मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो हमारी अवतु ग्रंथि है वो अवतु ग्रंथि फूल जाती है, जिससे हमें गॉइटर नामक रोग होता है। तो गॉइटर नामक रोग होता है जिसको हम घेंगा भी कहते हैं। घेंगा नामक रोग होता है। तो इस रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। तो अवतु ग्रंथि गले में श्वसन नलिका से जुड़ी होती है, थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। यह अंतःस्राव आयोडीन का बना होता है। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय की क्रिया का नियमन करता है। अब क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो तो थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव कम मात्रा में उत्पन्न होता है और हमारी अवतु ग्रंथि जो है वो फूल जाती है और हमको गॉइटर नामक रोग होता है जिसे घेंगा भी कहते हैं। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ऐसी सलाह डॉक्टर देते हैं। अगला हमारा आता है, तो ये हमारी दो ग्रंथि थी। अगला हमारा है, अगला देखो इधर, अगला हम पढ़ेंगे अग्न्याशय। क्या पढ़ेंगे? अग्न्याशय। क्या पढ़ेंगे? अग्न्याशय।
देखो अग्न्याशय हमने मनुष्य के पाचन तंत्र में पढ़ा था। अग्न्याशिक रस उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर देखो अग्न्याशय यहाँ पर इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है। इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है। इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है और यह अंतःस्राव का कार्य है कि यह अंतःस्राव का कार्य रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो लिखने का अग्न्याशय इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है। यह अंतःस्राव रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम उत्पन्न हो तो रुधिर में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण बड़ा मधुमेह नामक रोग होता है। मधुमेह नामक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज नामक रोग होता है। तो डायबिटीज नामक रोग होता है। फिर से देख लो इधर अग्न्याशय इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है। ये रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है कि रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण मधुमेह नामक रोग होता है जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। इस रोग का उपचार है नंबर 1 एक तो कम ग्लूकोज वाला भोजन लेना चाहिए। कम ग्लूकोज वाला भोजन लेना चाहिए। नंबर 2 आता है बराबर शरीर का वजन घटाना चाहिए। शरीर का वजन घटाना चाहिए। और नंबर 3 नियमित व्यायाम करना चाहिए। और नंबर 4 आता है बराबर नंबर 4 फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा डायबिटीज तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने चाहिए। तो ये 4 इसके उपचार है। फिर से देख लो इधर क्या कहा मैंने कि अग्न्याशय इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है। अच्छा ये क्या करता है कि रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो तो क्या होता है कि रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और हमको मधुमेह नामक रोग होता है, डायबिटीज नामक रोग होता है। अच्छा ये रोग का उपचार जो है, उपचार में क्या करना है कि उपचार के अंदर बराबर हमको कम ग्लूकोज वाला भोजन लेना चाहिए और शरीर का वजन घटाना चाहिए। नंबर 3 नियमित व्यायाम करना चाहिए और इंसुलिन के इंजेक्शन लेने चाहिए। चौथी हमारी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अच्छा ये पीयूष ग्रंथि जो है, ये पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। अच्छा ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में आई होती है। अग्र मस्तिष्क में आई होती है। अच्छा ये सभी ग्रंथि के कार्य का नियमन करती है यानी देख रेख करती है और इसके कार्य इसका नियंत्रण
हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ये जूनी किताब में इसका जिक्र किया था, लेकिन नई में जिक्र नहीं है। पर याद रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे शरीर की सभी ग्रंथियों के कार्य का नियमन कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि, बराबर, क्योंकि अग्र मस्तिष्क में, कहां पर है, अग्र मस्तिष्क में। दूसरी बात, इसके कार्य का नियमन कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। अच्छा, पीयूष ग्रंथि जो है वो क्या करती है कि बराबर ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न करती है, ग्रोथ हार्मोन्स नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है, ग्रोथ हार्मोन्स नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। अच्छा, ये अंतःस्राव हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जवाबदार होता है, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जवाबदार होता है, वृद्धि और विकास के लिए जवाबदार होता है। अगर बचपन में ये ग्रोथ हार्मोन अनियमितता हो जाए, बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन्स की अनियमितता हो जाए, यानी कि कम ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो, अगर ये बचपन में ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में उत्पन्न होता है, कम मात्रा में उत्पन्न हो, तो बच्चा बौना रह जाता है, बच्चा बौना यानी ठीना रह जाता है। लेकिन अगर बचपन में ये अधिक मात्रा में उत्पन्न हो, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो, तो बच्चा बराबर विशालकाय बन जाता है, विशालकाय बन जाता है या विराट बन जाता है। तो याद रखने का, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में आई होती है, सभी ग्रंथि के कार्य का नियमन करती है। अच्छा, इसके कार्य का नियमन हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न करती है। यह अंतःस्राव शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जवाबदार होता है। अगर हमारे बचपन में ग्रोथ हार्मोन अनियमित उत्पन्न हो, यानी कम ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में उत्पन्न होगा, तो यह बच्चा जो है वो बौना रह जाएगा। अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा तो बच्चा विशालकाय बन जाता है। और बाकी की दो लास्ट ग्रंथियां हैं, ये चारों ग्रंथि पुरुष और स्त्री दोनों में पाई जाती है, पुरुष और स्त्री दोनों में पाई जाती है। लेकिन अभी दो ग्रंथि और पढ़ेंगे जो केवल देखो, पर पांचवा है हमारा, पांचवा हमारी ग्रंथि है, बराबर। यहाँ पर देखो वृषण, पांचवी हमारी ग्रंथि है वृषण। अच्छा, वृषण यानी शुक्रपिंड, शुक्रपिंड। अच्छा, ये जो ग्रंथि है वो मात्र पुरुषों में पाई जाती है, ये ग्रंथि मात्र पुरुषों में पाई जाती है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है, अंतःस्राव उत्पन्न करती है। और ये अंतःस्राव को हम बराबर नर जातीय अंतःस्राव भी कहते हैं, नर जातीय अंतःस्राव कहते हैं, क्योंकि केवल पुरुष में ये उत्पन्न होता है, स्त्री में ये अंतःस्राव उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसको हम नर जातीय अंतःस्राव उत्पन्न करते हैं। और ये नर जातीय लक्षणों के लिए जवाबदार होता है, नर जातीय लक्षण के लिए जवाबदार होता है। जैसे कि पुरुष में मूंछ दाढ़ी का विकास होता है, मूंछ दाढ़ी का विकास होता है, उनकी आवाज भारी होती है और उनके कंधे चौड़े होते हैं, और शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का यानी शुक्रकोश का निर्माण करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अब देखो यहाँ पर वृषण यानी शुक्रपिंड मात्र पुरुषों में पाई जाने वाली
अंतःस्रावी ग्रंथि है जो टेस्टोस्टेरोन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। यह अंतःस्राव नर जाति है, इसलिए नर जातीय लक्षणों के लिए जवाबदार होता है। जैसे पुरुष में मूंछ दाढ़ी का विकास होता है, उनकी आवाज भारी होती है, कंधे चौड़े होते हैं और शुक्राणु का निर्माण होता है। और लास्ट है हमारा अंडाशय। अब देखो अंडाशय जो है ये मात्र स्त्री में पाई जाती है, मात्र स्त्री में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एस्ट्रोजन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है, अंतःस्राव उत्पन्न करती है। अच्छा, ये अंतःस्राव को मादा जातीय अंतःस्राव कहते हैं, मादा जातीय अंतःस्राव कहते हैं। तो इसको मादा जातीय अंतःस्राव कहते हैं। अब क्या होता है कि ये किसके लिए जवाबदार होती है? तो ये जवाबदार होती है मादा जातीय लक्षण के लिए, मादा जातीय लक्षण के लिए जवाबदार होती है। और क्या करती है कि अंडाणुओं का निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। मादा जातीय लक्षण की, जैसे कि बराबर स्त्री की आवाज पतली होती है, आवाज पतली होती है, स्तन ग्रंथि का विकास होता है, स्तन ग्रंथि का विकास होता है और मासिक स्राव आता है और मासिक स्राव आता है। इन सब के लिए कौन जवाबदार है? तो एस्ट्रोजन। याद रखने का, अंडाशय मात्र स्त्री में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये एस्ट्रोजन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। ये अंतःस्राव को मादा जातीय अंतःस्राव कहते हैं और मादा जातीय लक्षणों के लिए जवाबदार होता है। जैसे कि स्त्री की आवाज पतली होती है, स्तन ग्रंथि का विकास होता है और मासिक स्राव आता है। दूसरा, अंडाणुओं का निर्माण करती है, यानी अंडकोश का निर्माण करती है। तो ये मनुष्य में पाई जाने वाली 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं।